मेरा नाम किरण है। प्यार से मुझे मेरे गांव वाले छोटी सरदारनी कहकर पुकारते थे। मैं आपको अपनी कई सालों पुरानी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जब मेरे पिताजी जिंदा थे, मैं अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरी माँ तो मेरे जन्म के समय ही मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मुझे मेरे पिताजी ने संभाला था। हम लोगों के पास बहुत सारी जमीन जायदाद हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वजों के समय से हमारे पास थी। मेरे पिताजी एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान थे, जिन्होंने पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में किया हुआ था। ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी गांव वालों पर हुक्म चलाते थे, बल्कि वो गांव वालों की मदद किया करते थे। गांव का हर इंसान मेरे पिताजी के पास अपने मुद्दे लेकर आता था। पैसे से लेकर गांव के हर आदमी औरत के हक में मेरे पिताजी सही फैसला किया करते थे। मेरे पिताजी ने कभी भी अपने फैसले की वजह से किसी को निराश नहीं किया था। मेरे पिताजी को गांव के सारे ही लोग सरदार जी कहा करते थे और उनको पूरे गांव का सरदार माना जाता था। यही वजह थी कि मेरे पिताजी के फैसले के बिना गांव का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। मेरे पिताजी का फैसला पत्थर की लकीर होता था। वो जो भी फैसला करते थे वो गांव और गांव के सारे ही लोगों के लिए बिल्कुल ठीक होता था। मैं जब जवान हुई तो पिताजी को मेरी शादी की बहुत फिक्र होने लगी थी। हम लोग जिस गांव में रहते थे वहां पर मनगढ़ंत रस्मों रिवाज वाला माहौल कुछ ज्यादा ही था, लेकिन उस समय मुझे ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए मुझसे मेरे पिताजी ने जैसा कहा था मैंने वैसा ही कर लिया था। मैं अपने घर की सबसे समझदार मेंबर थी, बिल्कुल अपने पिताजी पर गई थी। जबकि मेरे तीनों भाई मुझसे उम्र में बड़े थे, लेकिन उन्हें अपने पिता की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था और न ही वो हमारे पूर्वजों के रस्मों रिवाज के मुताबिक चलना चाहते थे। मेरे गांव में बड़े बड़े जमींदारों के घर से रिश्ते आने लगे थे और कुछ रिश्ते तो शहर से भी आए हुए थे। मैंने हमारे घर के पूरे माहौल को अच्छी तरह से संभाला हुआ था। पिताजी के बाद पिताजी की गद्दी को उनके बेटों को संभालना था, लेकिन मेरे तीनों ही भाई बहुत लापरवाह थे। सबसे बड़े भैया तो घर के और बाहर के मामलात में कोई दखलंदाजी नहीं करते थे, जबकि दोनों छोटे भाई अपनी यारी दोस्ती में लगे हुए थे। पिताजी उन तीनों को बहुत समझाया करते थे, मगर वो बिल्कुल भी नहीं समझते थे। तीनों ही बहुत गैर जिम्मेदार थे। पिताजी की राज गद्दी की रक्षा वो लोग अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। मेरे पिताजी चाहते थे कि जिस तरह से उन्होंने गांव को अच्छी तरह से संभाला हुआ है, इसी तरह से उनके बेटे और आगे की पीढ़ी भी कुछ ऐसा ही करे। गांव का माहौल बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहिए। जिस तरह गांव में मेरे पिताजी से सुख शांति फैली हुई है, इसी तरह से सुख शांति फैली रहे। मगर तीनों भाइयों की तरफ देखते हुए मेरे पिताजी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि उनको यही लगता था कि एक दिन उनकी बेटी तो शादी करके अपनी ससुराल चली जाएगी। बेटे गैर जिम्मेदार हैं तो फिर उनके बाद उनकी गद्दी को कौन संभालेगा, कौन गांव के लिए सही सही फैसला करेगा। फिर मेरे पिताजी ने एक निर्णय लिया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना उनको अपनी बेटी की शादी अपने ही घर में किसी से करवा देनी चाहिए। इस तरह उनकी बेटी ना गांव से बाहर जाएगी और ना ही घर से बाहर जाएगी और उनकी गद्दी को भी अच्छी तरह से संभाल कर रखेगी। लेकिन इस बात से तो मैं भी हैरान थी कि घर में आखिर ऐसा कौन था जिससे मेरे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते थे। ये सच्चाई तो मेरे सामने जब खुलकर आई थी जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी। पंडित जी को बुलाकर सारे इंतजाम करवा लिए गए थे। मुझे भी दुल्हन बना दिया गया था, बस अब रस्में होनी बाकी थी। मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में लाया गया था। मंडप हमारे घर के बाग में बना था। मुझे बाग में लाने के बाद पता चला कि मेरी शादी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि आम के पेड़ के साथ कर दी गई है, जो कि हमारे ही घर के बगीचे में मौजूद था। ये खबर सुनकर मैं दंग रह गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि पिताजी मेरी शादी एक आम के पेड़ के साथ करवा रहे हैं। मैंने पिताजी से इस बात की शिकायत की और उनसे कहा कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनी बेटी के साथ। तो वो कहने लगे कि बेटी, बुरा मत मानना, यह हमारे गांव की बहुत पुरानी रीत रह चुकी है। जो लोग अपनी बेटियों से जुदा नहीं होना चाहते और अपनी बेटियों को घर में ही रखना चाहते हैं, वो इसी तरह से अपनी बेटियों की शादी अपने घर में बने हुए किसी ऐसे पेड़ से करवाते हैं जो सबसे ज्यादा फल देता हो। यह हमारे बगीचे का एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा आम देता है, इसलिए हम तुम्हारी शादी इसके साथ करवा रहे हैं। इसके साथ शादी करने से तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी, तुम इस घर में रहोगी और हम ये भी जानते हैं कि तुम हमारी गद्दी संभालने के लिए एक अच्छी और समझदार सरदारनी हो। अपने पिता सरदार की जगह तुम लोगी और इस गद्दी को संभालोगी। मैंने कहा पिताजी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं आपकी जगह नहीं ले सकती।
पिताजी कहने लगे कि तुम जानती हो ना कि तुम्हारे तीनों भाई कितने लापरवाह हैं। मैं उन्हें अपनी जगह नहीं देना चाहता, जो कि हमारे पूर्वजों के समय से चलती आ रही है। तुम्हारे भाई तो कुछ नहीं जानते, उनको तो ये भी नहीं पता कि गांव के फैसले किस तरह से करने हैं। ये काम भी उनसे नहीं आता। मैंने देखा है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह समझदार हो। मेरी गद्दी को तुमसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। इस गांव को और मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम इस गांव का विकास करके रहोगी। मेरे बाद तुम मेरे गांव को संभालोगी। मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी, अभी तो आप हैं इस गांव और गद्दी को संभालने के लिए, तो फिर आप मेरी शादी इस पेड़ के साथ करवाने के बाद मुझे ये गद्दी क्यों सौंप रहे हैं? पिताजी कहने लगे कि बेटा, अब मेरी काफ़ी उम्र हो चुकी है। पता नहीं मैं इस दुनिया से कब चला जाऊं, लेकिन जाने से पहले मुझे ये काम करना बहुत ज़रूरी है। तुम मुझसे वादा करो, तुम गांव के हर इंसान की मदद करोगी, गांव का विकास करोगी। तुम्हारे फैसले से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तुम्हारा फैसला गांव के हर इंसान के लिए एक ऐसा फैसला होगा जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाए, गांव का हर इंसान खुश रह सके, उसे किसी तरह की कोई परेशानी न हो, हमारे गांव में खुशहाली आए। मेरे पिताजी ने कहा कि मुझसे वादा करो कि ऐसा ही होना चाहिए। मैंने भी अपने पिताजी से उनका वादा पूरा करने के लिए वादा किया हुआ था कि मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी। इस गांव के सभी लोगों को जिस तरह आपसे फ़ायदा हुआ, इसी तरह आपकी बेटी छोटी सरदारनी से भी फ़ायदा होगा। अपने पिताजी के कहने के मुताबिक मैंने पेड़ के साथ शादी कर ली थी। सारी रस्में हो चुकी थीं और अब जो मैं इस घर में कभी इस घर की बेटी हुआ करती थी, अब इस घर की बेटी होने के साथ साथ यहाँ की बहू भी बन गई थी। मेरा रिश्ता इस पेड़ के साथ जुड़ गया था। जब तक मेरे पिताजी जिंदा रहे, उन्होंने गांव की सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से संभाला था, लेकिन अब वो बीमार रहने लगे थे और उन्हें गांव और गांव के लोगों की बहुत फिक्र होने लगी थी। मैंने उन्हें समझाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। मैं अपने पिताजी का बहुत ख्याल रखती थी, मगर फिर भी वो नहीं बच सके। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी ज़मीन जायदाद हम चारों बहन भाई के हवाले कर दी थी। हम चारों में बराबर बराबर की ज़मीन और कुछ पिताजी की हवेलियां थीं जो पिताजी मरने से पहले हम लोगों के नाम कर गए थे। मगर जिस हवेली में हम सब लोग रहते थे, यह हवेली पिताजी ने सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम की थी। वो चाहते थे कि मैं इस हवेली से कभी न जाऊं, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी घर के पेड़ से करवा दी थी, जिसके संबंध में रहकर मैं इस घर से कहीं नहीं जा सकती थी। सुबह शाम में उस पेड़ के पास जाकर वक्त गुजारा करती थी, क्योंकि वो मेरा पति था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पिताजी हम सब लोगों को इस दुनिया से छोड़कर चले गए। पिताजी की मौत पर सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे हुआ था, क्योंकि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे तीनों भाई तो अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन रहते थे। उन्हें पिताजी के मरने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। मेरे साथ साथ पूरे गांव ने मेरे पिताजी की मौत का अफसोस मनाया था। सभी लोगों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मेरे पिताजी ने हमेशा उन लोगों के साथ अच्छा ही सलूक किया, कभी किसी के साथ ना तो गलत किया था और ना ही होने दिया था। उनके होते हुए गांव में कोई भी परेशानी नहीं आई थी। पिताजी इस बात का ऐलान मरने से पहले ही कर चुके थे कि उनके बाद उनकी गद्दी को उनकी बेटी संभालेगी। इसलिए पिताजी के मरने के बाद गांव के लोगों ने मुझे उस गद्दी पर बैठने के लिए कहा था। पिताजी की जगह पर मैं उनकी गद्दी पर बैठ गई और गांव की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने हाथों में ले ली थी। गांव के हर अच्छे बुरे फैसले मैं ही किया करती थी। मैं जिस रास्ते से गुजरती थी, गांव के लोग छोटी सरदारनी की जय हो कहकर नारे लगाया करते थे। जितना प्यार उन लोगों ने मेरे पिताजी को दिया था, उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो लोग मुझे दिया करते थे। मैं यही चाहती थी कि मैं अपने पिताजी की इज्जत को हमेशा बनाए रखूं, इसलिए मैंने गांव के लोगों की पिताजी की ही तरह मदद करनी शुरू कर दी थी। गांव में जो भी परेशानी होती, लोग मेरे पास लेकर आने लगे थे। एक दिन मेरे पास एक लड़की आई थी जिसकी उम्र 16 साल थी। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसका रिश्ता गांव के ही एक लड़के के साथ तय कर दिया था। वो लड़की जब मेरे पास आई तो बुरी तरह से रो रही थी। वो मेरे पैरों में गिरकर कहने लगी कि छोटी सरदारनी, मेरे साथ इंसाफ करो। मेरे माता पिता जबरदस्ती मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, इसलिए मैं शहर जाकर 5वीं कक्षा पास कर चुकी हूँ। 5वीं कक्षा पूरी होने के बाद इन लोगों ने मुझे घर में बिठा लिया। प्लीज़ मेरी शादी मत होने दो। मैं शिक्षा हासिल करके किसी काबिल बनना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी कि वो अपनी शिक्षा के लिए इतनी सीरियस थी।
फिर मैंने सोचा कि हमारे गांव में कोई स्कूल क्यों नहीं है। आज ये लड़की पढ़ने की डिमांड कर रही है तो और भी लड़कियों के दिल में शिक्षा हासिल करने की चाहत होगी। मैं तो शिक्षा हासिल नहीं कर सकी, लेकिन मैंने उसी दिन ठान लिया था कि मैं गांव में एक स्कूल बनवाऊंगी जहां से ये लड़कियां पढ़ाई पूरी करेंगी। मैंने इस लड़की के माता पिता को बुलाकर उनसे कहा कि इस लड़की की शादी तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक ये नहीं चाहती। जब आपकी बेटी शिक्षा हासिल करना चाहती है तो आप इसकी जबरदस्ती शादी क्यों करवा रहे हो? उस लड़की के पिता ने कहा कि छोटी सरदारनी, आपको नहीं पता, लड़कियों की कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा। हमारे गांव की यही रीत है कि कम उम्र की बेटियों को ब्याह देना। मैंने कहा, लेकिन मैं इस रीत को बदलना चाहती हूँ। बेटियों को अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। उन्हें उनके फैसले खुद करने दो। जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, जो पढ़ लिख कर किसी काबिल बनना चाहती हैं, मैं उनके इस सपने को पूरा पूरा सहयोग दूंगी। मैंने गांव में 2 सरकारी स्कूल बनाने का ऐलान कर दिया था और शहर से बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्चर्स को बुलाया था जो हमारे गांव में पड़ी हुई जमीनों पर बड़े बड़े स्कूल बना सकें। मैंने गांव की सड़कों का भी जायजा लिया था जो बहुत खराब हो रही थी। मैंने उनको भी ठीक करवाया। मुझे जैसे तैसे अपने गांव का विकास करना था। गांव में बिजली व्यवस्था बहुत खराब थी, इसलिए मैंने शहर के कुछ लोगों के साथ मीटिंग करके अपने गांव में 24 घंटे बिजली की फैसिलिटी का इंतजाम करने का गांव वालों से वादा किया था। गांव वालों को पूरी उम्मीद थी कि मैं उनके वादे पूरे कर दूंगी। गांव में मैंने फुल तरीके से पानी की व्यवस्था की। लोगों के घरों में पानी की फिटिंग करवाई गई, बिजली की भी व्यवस्था की गई, नालों और सड़कों को ठीक करवाया गया। किसानों को मैंने खेती करने के लिए कम ब्याज पर कर्ज दिया था। इस तरह किसान गांव में खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा कर सकते थे। मैंने गांव में अस्पताल भी बनवाने का बंदोबस्त किया था, क्योंकि गांव के लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए शहर जाना पड़ता था और गांव से शहर जाने में उन लोगों का बहुत सारा वक्त ज़ाया होता था। इसके साथ साथ उनके ढेर सारे पैसे भी किराए में खर्च हो जाते थे। मैं गांव में सरकारी अस्पताल बनाना चाहती थी ताकि यहाँ के लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके। एक साथ मैंने काफ़ी सारे काम कर दिए थे जिससे गांव वाले बहुत खुश हुए थे, क्योंकि गांव में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हो गई थी। गांव वालों को मुझसे ऐसी ही उम्मीदें भी थी। हमारे गांव में कम उम्र की लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मैंने ये नियम भी बदल कर रख दिया था कि जब तक लड़की की मर्जी नहीं होगी तब तक उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवाई जा सकती। और जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं और माता पिता उन दोनों के रिश्ते की छानबीन निकालने के बाद संतुष्ट होते हैं, तो वो उन दोनों की शादी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की ही तो खुशी होती है। इस तरह गांव में मेरा ही बोलबाला हो गया था। मेरी हवेली के सामने कई एकड़ जमीन पड़ी हुई थी। एक अस्पताल मैं अपनी हवेली के सामने ही बनाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसको बनाने का ठेका भी दे दिया था। मेरे भाइयों को भी मेरा काम बहुत पसंद आ रहा था। वैसे तो उन लोगों को मेरे या पिताजी के किसी काम से कोई मतलब नहीं हुआ था, लेकिन जब गांव के सारे ही लोग उनसे छोटी सरदारनी की तारीफ किया करते थे तो वो लोग भी बहुत इम्प्रेस होते थे और गर्व से कहते थे कि वो हमारी ही बहन है। कुछ समय बाद ही गांव में अस्पताल बनने का काम शुरू हो गया था और धीरे धीरे हमारे गांव ने 2 साल के अंदर काफ़ी सारी तरक्की कर ली थी और गांव में हर तरह की फैसिलिटी मौजूद हो गई थी। मेरा अस्पताल बनाने वाला काम अभी अधूरा था, क्योंकि अस्पताल अभी बन रहा था। एक गांव के बीच में ही अस्पताल बनाया गया था। मैं चाहती थी कि एक अस्पताल मेरी हवेली के सामने भी बने, इसलिए मैंने वहां पर भी काम करवाना शुरू कर दिया था। अपनी हवेली के बाहर बाग में बैठकर मैं लोगों की गुहार सुनती थी। जिन लोगों को मेरी मदद चाहिए होती थी वो सुबह सवेरे ही मेरे घर के बाहर आकर खड़े हो जाते थे। मेरे जाते ही वो नारे लगाना शुरू कर देते थे और जब मैं बैठ जाती थी तो वो सब भी बैठ जाते थे और एक एक करके मुझे अपनी समस्या बताते थे। जिसकी जो समस्या होती मैं उसको चुटकियों में हल कर देती थी, क्योंकि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जिसके पैसे से मदद करनी होती उसकी पैसे से मदद कर दिया करती, और जिनके घर में लड़ाई झगड़ा होता तो उसे अपनी समझ और सूझबूझ के हिसाब से सुलझा दिया करती थी। मुझे अपनी गद्दी पर बैठे हुए 3 साल हो गए थे और इन 3 सालों में मैंने गांव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। गांव के सब लोग गांव के विकास से बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि ज़्यादातर अब सारे ही काम हमारे अपने ही गांव में होने लगे थे। अस्पताल बनने के बाद मैंने अस्पताल से जल्द ही शहर के बड़े बड़े डॉक्टरों को नौकरी पर रख लिया था, जो हमारे गांव के लोगों का अच्छे से इलाज कर सके।
सरकारी स्कूल भी चालू हो गए थे, मोबाइल नेटवर्क भी चालू कर दिए गए थे। लोगों ने अपने घरों में टीवी लगवा लिए थे, जिससे डिश कनेक्शन भी हो गया था। पानी की समस्या भी दूर हो चुकी थी। लोगों ने अपने अपने घरों में पानी के कनेक्शन करवा लिए थे, जिसकी वजह से लोग अपने ही घर से पानी इस्तेमाल करते थे। उन्हें दूर नदी के किनारे पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़ता था। इतना विकास होता देखकर मैं भी बहुत खुश हुई थी। लड़कियों के लिए मैंने अलग स्कूल और कॉलेज का निर्माण करवाया था, जबकि लड़कों के लिए अलग स्कूल और कॉलेज बनवाया था। मैंने अपने पिताजी का वादा पूरा कर दिया था। हमारी बहुत सारी जमीन थी, जिन पर किसान खेती करके अपना गुजारा करते थे। मैंने गांव के कुछ हिस्सों में कई सारी फैक्ट्रियों का भी निर्माण करवाया था, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिल सके। कुछ ही साल में हमारे गांव ने काफी उन्नति प्राप्त कर ली थी। मेरी हवेली के सामने अस्पताल बनने का काम भी शुरू हो रहा था। वहां पर बहुत सारे इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स काम कर रहे थे। मैंने शहर के उन चुनिंदा लोगों से अपने गांव का काम करवाया था, जो कम समय में ज्यादा काम किया करते थे। मैं देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। गांव के सारे ही लोग मेरे काम के दीवाने हो चुके थे और मुझे भी सुकून मिल गया था गांव के लोगों को खुश देखकर। मगर मैं कई दिनों से एक बात नोटिस कर रही थी। जो शहर से काम करने वाले लोगों की टीम्स आई हुई थी, उनमें से एक लड़का मुझे बड़ी गौर गौर से देखता था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मुझे नजर भरकर देख सके, क्योंकि सभी लोग ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि मैं सरदार जी की बेटी छोटी सरदारनी हूँ और मेरी शादी हो चुकी है। इस शख्स की नजरें मुझे अपने ऊपर पड़ती हुई बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि मैं जब भी हवेली से बाहर किसी काम के लिए निकलती थी, ये मुझे अपना काम छोड़कर घूर घूर कर देखता था। रात के समय पर मैं सारी ही टीम को बुलाकर उनसे अस्पताल के निर्माण की सारी इन्फॉर्मेशन लिया करती थी, जिसमें ये लड़का भी मौजूद होता था, क्योंकि ये शहर से ही आया हुआ था। उस समय भी ये मुझे बड़ी गौर गौर से देखता था और जब भी मैं इससे कोई सवाल करती, ये एक अजीब ही दुनिया में खोया हुआ होता था। एक दिन मैंने इसको पर्सनली मिलने के लिए अपनी हवेली में बुलाया था। मैं इससे पूछना चाहती थी कि आखिर ये लड़का मुझे इस तरह से क्यों देखता है। जब ये मेरे कहने पर मुझसे मिलने के लिए आया, तो मैंने उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। मैंने कहा, तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगा कि जी, मैं जानता हूँ कि आप इस गांव की सबसे मशहूर हस्ती हैं, जिनको गांव वाले बहुत इज्जत देते हैं, और आपकी मर्जी के बिना तो इस गांव में एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस गांव के लोगों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, तभी तो गांव के सारे ही लोग आपके शुक्रगुजार हैं। हर किसी के मुंह से मैं आपकी तारीफ सुनता हूँ, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे ये यकीन हो गया कि आप सच में तारीफ के काबिल हो। जितने अच्छे आप काम करती हो, भगवान ने उतना ही खूबसूरत आपको बनाया है। मुझे माफ करना छोटी सरदारनी, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर बात इंसान के मुंह पर ही बोलता हूँ। मुझे बातों को घुमा फिराकर बोलना नहीं आता। आज अगर आपने मुझे पर्सनली बात करने के लिए बुलाया है, तो मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करने लगा हूँ। उसकी बात सुनकर अचानक मेरी आंखों में खून खौल उठा था। मैंने कहा था कि तुम जानते हो कि तुम्हें इस बात की सजा क्या मिल सकती है। सजा में तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो वो कहने लगा कि मुझे मरने का कोई गम नहीं है, अगर आप मुझे अपने हाथों से मार दो तो। मैंने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम शहर के लोग हमारे गांव के माहौल को खराब करना चाहते हो और तुम्हारी नज़र भी मुझ पर आ गई है। हम तुम्हारी आंखें निकलवा सकते हैं। तो वो कहने लगा कि मैंने कहा ना आपसे छोटी सरदारनी जी, जो आप करना चाहती हैं वैसा कर दीजिए, मगर मैं आपको पसंद करने लगा हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे आपकी ये ज़मीन जायदाद दौलत कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी खुददार और खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी। हमारे शहर की लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी करती हैं, पुलिस, डॉक्टर या फिर वकील बन जाती हैं, मगर आप जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, जो इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी एक राजगद्दी को संभाल रही है और पूरे गांव का विकास कर रही है। आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की शायद ही दुनिया में कहीं पर हो सकती है, और मैं आपको अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैं जानता हूँ कि ये बात मुझे आपसे नहीं कहनी चाहिए, आपकी और मेरी क्या बराबरी है, लेकिन मुझे आपके साथ किए गए एक अंधविश्वास के बारे में पता चला है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। इतनी समझदार होते हुए आप लोगों की ऐसी मनगढ़ंत बातों में कैसे आ सकती हैं? मैंने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? तो वो कहने लगा कि मुझे पता चला है कि आपकी शादी किसी पेड़ के साथ करवाई गई है।
मैं काफ़ी दिनों से आपसे बात करने की तलाश में था, मगर आपसे बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस दिन से मैंने आपको देखा है, आप मेरे सपने में आती हो। बार बार आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता है, मगर मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपको अपनी किस्मत में लाकर ही रहूंगा। मैंने गांव के कई लोगों के मुंह से ये सुना कि आप शादीशुदा हो। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए। आपकी और मेरी कोई बराबरी भी नहीं है और आप कभी भी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। लेकिन जब मुझे पता चला कि आपकी शादी किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक पेड़ के साथ करवाई गई है, तो मैंने सोच लिया कि मैं आपके दिल से यह अंधविश्वास निकाल कर रहूंगा। किसी पेड़ के साथ शादी करने के बाद आप अपनी सारी जिंदगी उसके नाम पर नहीं कर सकती। हर इंसान को हम सफर की जरूरत होती है और मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर हमसफर आपके लिए कोई नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि मैं एक मामूली सा आर्किटेक्चर हूँ, मगर अपनी हैसियत से ज्यादा आपका ख्याल रखूंगा। मैंने इस दुनिया में कभी कुछ नहीं चाहा, मेरे माता पिता भी नहीं है, लेकिन जब से आपको देखा है तो बस दिल यही कहता है कि मैं आपको हर पल देखता रहूं। मैंने कहा, तुम होश में तो हो, क्या कह रहे हो? वो कहने लगा कि आपको देखकर तो मैं सारे होश खो बैठा हूँ। उसकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने अपने 2 नौकरों को बुलाया और उनसे कहा कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो। वो लोग जैसे ही उस लड़के के करीब गए तो वो कहने लगा कि मुझे हाथ भी मत लगाना, मैं खुद यहाँ से जा रहा हूँ। वो कहने लगा कि एक बार सोचना जरूर कि मैं क्या कह रहा हूँ। सारी जिंदगी आप इस पेड़ के साथ नहीं गुजार सकती। इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए किसी दूसरे इंसान के साथ की जरूरत होती है और आपको मुझसे बेहतर साथी कोई नहीं मिलेगा। मैंने नौकरों को घूर कर देखा तो वो दोनों उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली से बाहर ले गए थे, मगर उसके जाने के बाद मैं किसी गहरी सोच में चली गई थी और सोचने बैठ गई थी कि इस लड़के के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि ये मेरी ही हवेली में घुसकर मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें कह सके। ये लड़का तो सच में बहुत खुददार है। इस जैसा हिम्मत वाला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा था। फिर मैंने सोचा कि इस पर जब 1-2 बार मेरे नौकरों की मार पड़ेगी तो खुद इसके दिमाग से मोहब्बत का भूत उतर जाएगा। ये बात सोचकर मैंने अपना सर झटक दिया था। अस्पताल में काम करते हुए देखा तो फिर वो मुझसे बात करने के लिए आया और कहने लगा कि आपने मेरे बारे में क्या सोचा है छोटी सरदारनी जी। मैंने कहा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर निकाल दूं? तुम नहीं जानते कि मेरे एक इशारे पर गांव वाले तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे। तो फिर तुम ऐसी हरकत ना करो जिसकी वजह से मुझे कोई गलत फैसला करना पड़ जाए। तो वो कहने लगा कि मुझे उन लोगों के हाथ की मार नहीं खानी है। अगर आप ऐसा ही चाहती हैं कि मैं इस गांव से चला जाऊं तो फिर मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप खुद ये बात सोचिए कि आपके पिता आपके साथ बहुत गलत करके गए हैं। किसी पेड़ के साथ शादी पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा, मेरे पिता के फैसले को गलत बताने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी मैं उससे इस बात के बारे में बात कर ही रही थी कि मेरे बड़े भैया वहां पर आ गए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, इससे किस बारे में बात कर रही हो? मैंने अपने भाई को बता दिया कि ये मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा है। मेरे तीनों ही भाइयों ने इस लड़के को इतना मारा था कि इसके शरीर से खून निकलने लगा था। ये अधमरा हो चुका था। मैंने अपने भाइयों को इशारा किया कि इसकी जान नहीं जानी चाहिए, बस इसे अकल आ जाए। मेरे भैया ने अपना हाथ रोक लिया था। मैंने उसे कहा था कि कल से यहाँ तुम्हें काम पर आने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी है जिसकी कोई माफी नहीं है। वो गांव से तो चला गया था। मुझे लगा कि उसके दिलो दिमाग से मोहब्बत का जुनून भी उतर गया होगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में धीरे धीरे यही बात आने लगी कि एक दिन मेरे भाइयों की भी शादी हो जाएगी, वो अपने परिवारों के साथ खुश रहेंगे, उनके बच्चे होंगे, लेकिन मैं किसके सहारे अपनी जिंदगी गुजारूंगी? मेरे तो माता पिता भी इस दुनिया में नहीं है। एक तरह से ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। फिर मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे पिताजी मेरी शादी इस गांव की देखरेख करने के लिए पेड़ के साथ इसीलिए करवा कर गए हैं ताकि मैं कहीं और ना जा सकूं, अपनी हवेली की और अपने गांव के लोगों की देखरेख कर सकूं। मुझे उस लड़की की बातों में नहीं आना चाहिए। मैंने फिर से इस बात को इग्नोर कर दिया था। अगले दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठकर शहर जा रही थी जब अचानक कुछ लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। ये पड़ोस के गांव के लोग थे जो मेरे गांव के इतना विकास करने पर मुझसे जल रहे थे, क्योंकि पहले भी वो मेरे पिताजी के दुश्मन रह चुके थे। उन लोगों ने मेरे गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। गार्ड्स मेरी रखवाली कर रहे थे,
तभी अचानक गुंडों ने आकर मेरे गार्ड्स पर हमला कर दिया था। जब वही लड़का आया और उसने गार्ड्स की मदद की, इससे पहले वो लोग मुझ तक पहुंचते, उसने उन गुंडों को मारना शुरू कर दिया और मुझ तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसकी इतनी हिम्मत मुझे बहुत पसंद आई थी। उस दिन तो वो मेरी मदद करने के बाद वहां से चला गया था, लेकिन 2 दिन के बाद वो फिर से गांव आया था और उसने मेरे आगे हाथ जोड़कर यही कहा था कि छोटी सरदारनी, तुम अपने साथ बहुत गलत कर रही हो। तुम सबके बारे में सोचती हो, मगर तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। ये सोचो कि एक बेजान चीज तुम्हारे साथ सारी जिंदगी कैसे गुजार सकती है। ये पेड़ है, क्या ये तुमसे बातें कर सकता है? क्या ये तुम्हारे सुख दुख का साथी बन सकता है? क्या ये तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा साथ दे सकता है? ऐसा नहीं हो सकता ना। छोटी सरदारनी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम लोगों के फैसले करती हो, लोग अपने अपने घरों के मामले तुम्हारे पास लेकर आते हैं जिनको तुम सुलझाती हो। मैं भी अपना मामला तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। मेरा दिल ना तोड़ो, प्लीज मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। जैसा तुम कहोगी मैं वैसा करूंगा। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मगर तुम अपने साथ कुछ भी गलत मत करो। तुम अपनी आने वाली जिंदगी को अपने हाथों से तबाह कर रही हो। मैंने उससे कहा था कि 2 दिन पहले जब तुमने हमारी मदद की थी, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मगर तुम हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला करें। वो मेरी बात नहीं मान रहा था, मेरे आगे बहुत गिड़गिड़ा रहा था। मुझे उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इसीलिए मैंने आज भी उसे नौकरों से कहकर हवेली से बाहर निकलवा दिया था। और फिर 2-3 दिन तक वो वापस नहीं आया। फिर कई दिन बाद वो वापस आ गया था। अब तो गांव वाले भी उससे बहुत तंग आने लगे थे, क्योंकि वो ये बात देख रहे थे कि ये उनकी छोटी सरदारनी को परेशान कर रहा है। इसलिए वो लोग उसे गांव में घुसने से पहले ही उसके साथ मारपीट किया करते थे। मगर मैं हैरान इस बात पर थी कि वो कैसा इंसान था जिसे मेरी परवाह नहीं थी, जिसे मुझसे, मेरे भाइयों से और गांव के लोगों से और मेरे नौकरों से मार खाने के बावजूद भी वो बार बार मेरी ही तमन्ना क्यों कर रहा था। क्या उसे मुझसे इतनी मोहब्बत हो गई थी? मैं आईने में देखकर अपनी खूबसूरती को जांच रही थी और सोच रही थी कि क्या मुझसे कोई इतना भी प्यार कर सकता है। इस दौरान मेरे बड़े भाई ने कहा कि उन्हें शादी करनी है। वो गांव के ही सरपंच की बेटी से प्यार करते हैं। मैंने अपने भाई की शादी गांव के सरपंच की बेटी के साथ करवा दी। घर में भाभी आ गई थी। मैं भी बहुत खुश थी। मैं तो उन लोगों से कोई मतलब नहीं रखती थी, मेरा वही रूटीन था। लेकिन मैं देखती थी कि भैया भाभी के साथ बहुत खुश रहते हैं। भाभी उनका बहुत ख्याल रखती थी। अब की बार काफी दिन गुजर गए थे, मगर वो लड़का नहीं आया था। मैंने सोचा कि अब की बार तो उसकी मोहब्बत का भूत उतर ही गया होगा। लेकिन अब की बार भी वो जैसे ही रिकवर हुआ था, फिर से मेरे पास आ गया था और उसका यही कहना था कि छोटी सरदारनी, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मगर इस बार मुझे अपनी भाभी के तेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, क्योंकि जब वो लड़का मेरी हवेली पर ये बात करने के लिए आया था तो भाभी ने मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी। भाभी कहने लगी कि गांव के सारे लोगों को तुमने मुट्ठी में किया हुआ है। गांव के मामले निपटाते निपटाते तुम अपना मामला ही फिट कर बैठी हो। क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यही संस्कार दिए थे? भाभी को देखकर भैया भी उनकी ही बातें करने लगे थे। अब मुझे ये बात रियलाइज हुई थी कि कोई अपना नहीं होता। इस लड़के का नाम अमित था। मैंने उस दिन भी उसे अपने नौकरों से धक्के दिलवाकर गांव से बाहर करवा दिया था। अगले दिन फिर से जब वो गांव आया तो गांव वालों ने उसे बुरी तरह से मारा था। आज तो इतना बुरा मारा था कि गांव वालों ने फैसला ही कर लिया था कि आज वो उसे जान से मारकर उसकी लाश को नदी में फेंक देंगे। वो बार बार यही कहता था कि मैं छोटी सरदारनी को ऐसी जिंदगी गुजारने नहीं दे सकता। छोटी सरदारनी के पास जब तक रुपया पैसा है तभी तक वो गांव और गांव का विकास कर रही हैं, लेकिन उन्हें अपनी कोई फिक्र नहीं है। आने वाला समय उनके लिए बहुत बुरा होगा। आने वाले समय में उनका कोई अपना नहीं होगा। मैं इसलिए उन्हें अपनाना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी मेहनत का फल उन्हें दे सकूं। जब मुझे नौकर ने आकर बताया कि गांव वालों ने आज उसे बहुत मारा है और वो लोग उसको लेकर नदी के किनारे जा रहे हैं उसे फेंकने के लिए, तो मैं जल्दी से नदी की तरफ पहुंची और वहां जाकर मैंने उन लोगों को उसे फेंकने से मना किया और उसका डॉक्टर से इलाज करवाया, क्योंकि सब लोग यही समझते थे कि ये मेरे पीछे पड़ गया है। कुछ दिन बाद जब वो ठीक हुआ तो मैंने उससे कहा कि तुम सिर्फ मुझे ही क्यों चाहते हो? तुम्हारे शहर में लड़कियां खत्म हो गई हैं क्या? तो वो कहने लगा कि छोटी सरदारनी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपके गांव से ये मनगढ़ंत रस्मों रिवाज खत्म हो जाए जो कई साल पहले हुआ करते थे।
मेरी बुआ की शादी कई सालों पहले इस गांव में हुई थी। मेरे फूफा जी उन्हें एक दिन अचानक छोड़कर चले गए थे। मेरी बुआ अपनी ससुराल छोड़कर ना जाए, इसलिए उनके ससुराल वालों ने उनकी शादी मेरे फूफा जी के तलवार के साथ करवा दी थी, ताकि वो अपनी जिंदगी उस तलवार के साथ गुजार दें। मगर धीरे धीरे सारे ही ससुराल के लोग बदल गए। बुआ जी का साथ देने वाला कोई भी नहीं बचा था। फूफा जी की बात सब लोगों ने बुरा भला कहते थे। सारी जिंदगी मेरी बुआ ने तलवार के साथ गुजार दी, मगर फूफा जी कभी लौटकर वापस नहीं आए। एक दिन अपनी अकेली जिंदगी से तंग आकर बुआ जी ने वही तलवार अपने पेट में घोंप ली और वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मेरी बुआ इस मनगढ़ंत रिवाज का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई, मैं नहीं चाहता कि आने वाले समय में आप भी अपने साथ कुछ गलत कर बैठो। मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ और आपको अपनाना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे आपकी दौलत से मतलब है, तो आप चाहो तो खाली हाथ मेरे पास आ सकती हो। मैं एक होनहार आर्किटेक्चर हूँ, महीने में अच्छा खासा कमा लेता हूँ। आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा बेहतर जिंदगी दूंगा। वो पेड़ आपका पति नहीं है। ये बात आप अपने दिल से निकाल क्यों नहीं देती? मैंने कहा, लेकिन मेरे पिताजी ने उसके साथ मेरी शादी करवाई थी और कहा था कि तुम इस तरह हमारे गांव और हमारे घर की हिफाजत करोगी, हमारी इज्जत पर कभी कोई दाग नहीं आने दोगी और तुम्हारी शादी हवेली के ही पेड़ से हो जाएगी तो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो वो कहने लगा कि आप अपनी गद्दी संभाले रखिए, लेकिन अपने दिल से ये ख्याल निकाल दीजिए कि वो पेड़ आपका पति है। मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर एक बार क्या 100 बार आऊँगा। मुझे आपके गांव वालों से कोई डर नहीं लगता। बस मैं आपको सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि आप इस मनगढ़ंत रिवाज का शिकार ना हो। अमित की बातें सुनकर मैं अस्पताल से उठकर आ गई थी और अपने कमरे में बैठकर यही सोचने लगी थी कि एक तरह से अमित बिल्कुल ठीक कह रहा है। पेड़ एक बेजान चीज है जिसके साथ मैं अपनी सारी जिंदगी तो नहीं गुजार सकती। मेरे बड़े भैया भाभी के आने के बाद इतने बदल गए हैं, तो फिर बाकी के दोनों भाई भी बदल जाएंगे। इन लोगों के बच्चों की शादियां होंगी, इनका परिवार आगे बढ़ेगा, मगर मेरा परिवार कहाँ होगा? मैं तो अकेली ही रहूंगी। पिताजी ने मेरी शादी इस घर में सिर्फ इसलिए की थी कि मैं उनकी गद्दी को और उनके पूर्वजों के रस्म रिवाज को और उनके खानदान के निर्णयों को सूझबूझ से चला सकूं। मैं ऐसा तो अपनी शादी के बाद भी कर सकती हूँ। धीरे धीरे मेरे दिमाग में ये बात आने लगी थी कि मेरे पिता ने मेरी एक पेड़ के साथ शादी करवाकर मुझे इस जिम्मेदारी में बांध दिया है ताकि मैं यहाँ से कहीं और ना जा सकूं। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। जब मेरे सबसे छोटे भाई ने मुझे परेशान देखा और उन्होंने कहा कि तुम क्यों परेशान हो छोटी सरदारनी, तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो यही कहने लगे कि तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो। वो लड़का सच में तारीफ के काबिल है, क्योंकि कई बार गांव वाले उसकी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता होता तो अपने दिमाग से तुम्हें पहले पल ही निकाल देता, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुम्हें बिल्कुल ठीक बात बता रहा है। तुम यहीं पर रहो और अपनी इस गद्दी को इसी तरह से संभालो जिस तरह से पिताजी संभाला करते थे। तुमने गांव का विकास काफी हद तक कर दिया है। शायद तुम्हारी जगह हम तीनों भाइयों में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था। गांव के बहुत सारे लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम सारी जिंदगी अकेली मत रहना, क्योंकि इंसान की जवानी के बाद उसको बुढ़ापा भी आता है। जवानी में सब लोग साथ होते हैं, मगर बुढ़ापे में कोई साथ नहीं होता। वो समय इंसान के लिए सबसे कठिन समय होता है जब उसे अपने अपनों की जरूरत होती है। तुम चाहो तो अपने लिए यही फैसला करो, तुम उस लड़के के साथ शादी कर लो। मैंने भैया से कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उस लड़की के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? गांव की देखरेख कौन करेगा? भैया कहने लगे कि तुम शादी के बाद भी गांव की देखरेख कर सकती हो। तुम उससे यही कहना कि तुम उसके घर नहीं जाओगी, बल्कि वो तुम्हारे साथ आकर यहाँ पर रहेगा। अगर वो इस शर्त पर राजी हो जाता है तो तुम उसके साथ शादी कर लेना। भैया की बात मेरे दिमाग में आ गई थी कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह मेरे पिता की बात भी कायम रहेगी। मैं यहाँ से जाऊंगी भी नहीं और मेरी अमित के साथ भी शादी हो जाएगी। मैंने जब उसे इस बारे में बताया तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया था और उसने कहा था कि मैं खुददार इंसान हूँ, मैं सिर्फ आपको पाना चाहता था, मुझे आपकी दौलत से कोई मतलब नहीं है। मैं जो काम पहले से करता था मैं वही काम आपसे शादी करने के बाद भी करता रहूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि दुनिया वाले समझें कि मैंने आपसे शादी दौलत के लिए की है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में उसके लिए जगह और भी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए मैंने उसके साथ शादी कर ली थी। गांव के सब लोग मेरी और उसकी शादी में शामिल हुए थे। मेरे भाइयों ने मेरी शादी उसके साथ खूब धूमधाम से करवाई थी।
मेरे इस फैसले पर मेरे तीनों भाई भी बहुत खुश हुए थे और उन्होंने खुशी खुशी मुझसे यही कहा था कि तुमने गांव का बहुत विकास किया है, बहुत मेहनत की है तुमने ये सब कुछ करने के लिए, इसलिए तुम सारी जायदाद की हकदार हो। मेरे तीनों भाइयों ने फैसला किया था कि वो ये हवेली जो मेरे नाम पर है उसमें मैं अपने पति के साथ रहूं, जबकि वो लोग अपने अपने हिस्सों में चले जाएंगे। तीनों भाई मेरे घर से चले गए थे और मैं हवेली में अपने पति के साथ रहने लगी। अमित ने मेरी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। अपनी मेहनत की कमाई से उसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर गांव का विकास किया था। मुझे खुशी थी कि मेरा हमसफर एक अच्छा इंसान बना। अमित ने मेरी बहुत मदद की और आज पूरे 17 साल बाद हमारा गांव किसी शहर से कम नहीं लगता। अमित और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और आज भी मैं मेरे पिता का वादा पूरा कर रही हूँ और गांव से मैंने सारी मनगढ़ंत रस्मों को खत्म कर दिया है। जिस पेड़ को मैं अपना पति मानती थी, अमित से शादी करने के बाद मुझे पता चला कि मैं भी समझदार होने के बावजूद एक बेवकूफ़ी का शिकार बनी हुई थी। मैं अब अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ और आज इतने सालों के बाद मुझे अपने गांव को इतना खूबसूरत और अच्छा देखकर बहुत खुशी होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।